नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। चमोली हादसे को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, चमोली हादसे को लेकर यह सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर बैठक की है और इस बैठक में तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते अगली खबर का। नैनीताल से आपको बड़ी जानकारी बता दें, जहां होटल में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की सूचना मिलने पर पहुंची है पुलिस। मुरादाबाद का रहने वाला बताया गया है शख्स। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां मृतक मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, होटल में शव मिलने से हड़कंप मच गया है पूरे इलाके में। मृतक इरम खान के रूप में इसकी पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होटल में शव मिलने से हड़कंप मचा है। उत्तराखंड में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी मंशा को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में साफ होता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं का लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि प्रीतम सिंह उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। प्रीतम सिंह लगातार 6 बार से चक्राता से विधायक हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारी दी है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बने। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ है उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी के कंधों पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ के सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह जी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभार सौंपा गया है। सबसे पहले शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ पहला सवाल सबसे ये बनता है कि कितनी बड़ी चुनौती लेते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा मुझ पर किया है, उस भरोसे के अनुरूप मैं कार्य करूं और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार पुनर्स्थापित हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करें। देखिए, मैं सबसे पहला सवाल चुनौती के तौर पे किया। चुनौती इसलिए सबसे मानी जा सकती है कि अगर हम 18 के इलेक्शन की बात करें तो 90 में से 67-68 सीटें, ये बड़ा मैंडेट होता है और इसको दोहराना, और वो भी उन परिस्थितियों में दोहराना जिस तरह की बातें छत्तीसगढ़ को लेकर आती रहती है। 5 महीने कुछ कुल इलेक्शन को बचे हैं और जैसे सिंहदेव जी को वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें बीच में आती रहती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पर खेमेबंदी में, गुटबाजी में उसको मैनेज करने के लिए किया गया है। तो 2 बड़ी चुनौती बनती है कि एक, कांग्रेस के जो वहाँ कुछ इस तरह के फैक्टर्स है, और 90 में से 68 सीटें, क्या उस इतिहास को दोहराने की भूमिका बनती है? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया
और कांग्रेस को प्रचंड विजय दिलाने का काम किया। और वहाँ जो सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो पूरे देश के लिए एक रोड मैप तैयार करके गया है। आम आदमी से, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, उसके हितों को संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्य किया है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से आम जन से संवाद स्थापित करते हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम जो पिछड़ा इतिहास है उसको दोहराने का काम करेंगे। आपने कहा चुनौती, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो चुनाव में चुनौती होती है और हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और चुनौती को स्वीकार करके उस पर विजय प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ये लक्ष्य है हमारा। आपने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पर हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और जब भावों की अभिव्यक्ति हम करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस में समन्वय नहीं है। कांग्रेस में समन्वय है और उसके अनुसार जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है और वो निर्णय कांग्रेस की मजबूती के लिए होता है, प्रदेश की मजबूती के लिए। बिल्कुल पॉलिटिकल शख्सियत के हर बयान को गंभीरता से लिया जाता है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त होने नहीं जा रहा है और छत्तीसगढ़ को 2018 का जो कांग्रेस का इतिहास है उसको फिर से वहां पे दोहराया जा रहा है। अब देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। देहरादून से योगेश राणा, जनता टीवी। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नियो मेट्रो के लेकर बयान दिया है और कहा कि हमारे यहां मेट्रो का काम होना है और यह विभाग भी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही है। प्रेमचंद्र ने कहा कि हमारे अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे थे और यह मामला पीएमओ ऑफिस तक भी चला गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये बात प्रधानमंत्री से की और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये काम जल्द ही स्वीकृत होगा और ये परियोजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा। तो वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिले के 6 तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। बता दें आपको कि सचिन कुमार को प्रभारी तहसीलदार लाल कुआं से प्रभारी तहसीलदार हल्द्वानी बनाया गया, जबकि तहसीलदार हल्द्वानी संजय कुमार को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, तो वहीं हल्द्वानी और काशीपुर में भी तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें तहसील स्तर की समस्याओं को लोगों ने डीएम के सामने रखा और इस दौरान जिला अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान के आदेश दिए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी और काशीपुर की, किस तरह से तहसील दिवस मनाया गया, जनता की फरियाद को सुना गया। काशीपुर आज तहसील दिवस है तो शासन ने व्यवस्था की है कि जितने विभाग हैं जो जन सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन सारे विभागों के भी स्टॉल लगे और वहां पर फैसिलिटेशन सेंटर टाइप का बनाया जाए। जैसे किसी का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई वृद्धावस्था पेंशन का वेरिफिकेशन है, आवेदन कराना है, या एग्रीकल्चर के कोई नए जो इनपुट हैं लोगों को किसानों को जागरूक करना है, तो तमाम जो हमारे विभाग हैं उनके स्टॉल हैं, उनकी मैंने जानकारी ली कि क्या वो जनता को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। राशन कार्ड बनाने की समस्या और इसके अलावा कुछ बिजली और पानी की समस्याएं आई हैं। स्कूलों में प्रवेश से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हैं या उन्होंने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की, उनकी एज 11 या 12 वर्ष हो गई है, तो उनको प्रवेश देने के लिए कुछ अभिभावक और उनके बच्चे आए थे। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो नियमों के अनुरूप
उनके प्रवेश के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और अगले तहसील दिवस से पहले ये सुनिश्चित करें कि उनका एडमिशन स्कूलों में हो जाए। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर भेजकर बम को ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि डिस्पोजल स्क्वाड को कोई बम नहीं मिला है। बता दें आपको कि एक अनजान ईमेल के जरिए यह फेक मेल मिला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। एसओजी और साइबर सेल को भी मामले की जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि यह कोई शरारती तत्व हो सकता है। देखिए, कल डोईवाला में एक 12th का स्कूल है, उसको वहां पर एक ईमेल आई थी और जिसमें ये बताया गया है कि आप मतलब जो भी धमकी है उसमें कि आप बम से उड़ा दिया जाएगा कुछ स्कूल को। उस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ में इस ईमेल ये कहां से आई है उसकी जांच के लिए हमने एसओजी को और साइबर सेल को लगा दिया है। और परंतु हमने प्रिकॉशन के रूप में या एसएसपी सर के निर्देशानुसार फिर इसमें हमने पूरे स्कूल में बीडीएस से चेक भी करवाया हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से और वहां पे लगातार हम नजर भी रख रहे हैं और उनको भी हमने तस्दीक किया है स्कूल अथॉरिटीज को कि वो भी अपने यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाए। भले ये कहाँ से आई है क्या है इसमें जांच किया जाना अभी हम कर रहे हैं उसमें जांच, पर हमें जानकारी मिली है कि इस तरह की कुछ फेक कॉल्स दिल्ली के स्कूल्स में भी आई है। हम उसको भी चेक करवा रहे हैं कि कहीं ऐसे ही कोई इंटरकनेक्टेड ना हो इस तरह की, तो वो सारी चीजों को देखकर इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं हल्द्वानी के गोलापार की सूखी नदी में बारिश के चलते पानी आने से विजयपुर गांव का संपर्क कट गया है। हालात इतने खराब हैं कि गांव का रास्ता बंद हो चुका है, जिससे लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कर रहे हैं। और आपको बता दें इस पूरे प्रकरण को लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सूखी नदी के जब भी इसके कैचमेंट एरिया में बारिश होता है तो कुछ एक समय के लिए घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए बहुत तेज बहाव होता है और पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उसके कारण से जो लोग भी उसको नज़रअंदाज करके इसको पार करने की कोशिश करते हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे पुलिस विभाग को कि ऐसे जो भी नाले, रपटे या ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहां पे इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, वहां पर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाए और किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों को नाला या नदी पार करने न दिया जाए। तो वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने सभी सीडीओ को हर दिन 15 योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य चीजों पर भी बातचीत की। हमारे गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो बाह्य सहायता परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की, उसमें खर्च की स्थिति क्या है। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की और ये मेरी पहला इंटरेक्शन था सभी सीडीओज के साथ। कुल मिलाकर भी जिला योजनाओं में चूँकि सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलम्ब से हुई थी और मोर और लेस जून के लास्ट तक आते आते बैठकें हुई और हरिद्वार में अभी 27 तारीख को बैठक संपन्न हुई थी। शासन से लगभग सभी जनपदों को जो प्रथम किस्त होती है वो रिलीज हो चुकी है और जनपदों ने भी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त कर दी है। तो वहीं देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के गेट के कूड़ेदान के पास एक महिला का शव मिलने से
आपको बता दें कि सनसनी की स्थिति पैदा हो गई। ये स्थान राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास है। तो वहीं आप नेता ने कहा कि भाजपा के शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों से सुनाई दे रही हैं, वो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। तो वहीं उत्तराखंड में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए पशुपालन विभाग के साथ ही डेयरी विकास विभाग भी कई तरह की योजनाएं चला रहा है और बावजूद इसके प्रदेश में श्वेत क्रांति के दावे पूरी तरह फेल हो रहे हैं। प्रदेश में हर साल दूध उत्पादन में तेजी से कमी आ रही है और इस पर डेयरी फेडरेशन निदेशक संजय कुमार खेतवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस साल जो प्रारंभ रहा गर्मियों के ऋतु में, उससे पूर्व कोविड लंपी की बीमारी की वजह से भी हमारा दुग्ध उत्पादन कम हुआ है, पशुओं की मृत्यु हुई उसमें, और जो प्रति पशु दुग्ध उत्पादन होता है उसमें भी गिरावट आई है, जिस कारण से ओवरऑल एक दुग्ध उत्पादन में कमी देखी गई है। लेकिन विभाग में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और हमारा डूर अभियान चल रहा है, जिससे कि हम इस दुग्ध उत्पादन को वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।